22 मार्च को किए गए फैसले में इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी में इलेक्शन 8 अक्टूबर 2023 तक के लिए मुलतवी कर दिए थे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर आईनी, गैर कानूनी और इख्तियार से बालातर करार दिया और उसे कलअदम करार देते हुए कहा कि इस फैसले का कोई कानूनी असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन को आइन और न ही कानून इस बात का इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन के लिए आइन के आर्टिकल 224(2) में वज़ा करदा 90 दिन की शर्त से ज्यादा की तारीख दे। अदालत ने पंजाब के आम इंतखाबात के लिए सदर ममलकत को दी गई तारीख को बहाल करते हुए इंतखाबी शेड्यूल 13 दिन आगे कर दिया है और हुक्म जारी किया है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल शुरू करके सूबे में 30 अप्रैल से 15 मई के दरमियान सूबाई असम्बली के इंतखाबात मुनक्किद करवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है नुक्ता एतराज़ और मैं हूं नाज़िया खान आपके साथ। नाज़रीन, आपने सुना, अभी रिपोर्ट आपने देखी, सुप्रीम कोर्ट की हुक्म की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। ज़ाब्ते अखलाक जारी किए जा रहे हैं, तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि ये जो बहरान है और सियासी कशमकश है, सियासी तनाव, ये किसी तौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने यह पाबंद किया है कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाए जाएँ। दूसरी जानिब हमने देखा कि फैसले के आने के बाद वज़ीर आज़म की सरबराही में इत्तेहादी जमातों के इजलास हुए, विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जिसमें वाशगाफ अल्फाज में कहा गया कि जब 3 रुकनी बेंच ही कबूल नहीं है तो फैसला क्यों कर कबूल होगा। बात यह है कि हुकूमत का शुरू दिन से एक ही मुतालबा है कि फुल कोर्ट बेंच को तश्कील दिया जाए जो कि इस मामले को देखे, फिर जो भी फैसला होगा वो काबिल कबूल होगा। हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? हुकूमत के शुरू दिन से मौजूद तहफ़्फ़ुज़ात शदीद से शदीद तर क्यों होते गए? बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं। पहले ये जरा शॉर्ट सुनिए अटॉर्नी जनरल साहब ने क्या फरमाया, उसके बाद आपसे बात करते हैं। केस शुरू हुआ था 9 मेंबर बेंच से एंड वो प्रोगेटिव है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने 9 मेंबर बेंच बनाया। तो उसमें 2 फाजिल जो जज साहिबान हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब एंड जस्टिस अतर मिन्ना साहब, उन्होंने दरअसल 23 फरवरी को ही अपने तहरीरी नोट में इन दोनों पिटिशंस को डिसमिस कर दिया और बाकी जो 9 मेंबरान ने वापस मैटर भेजा टू दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस, तो 5 मेंबर बेंच बना। अब आज जो फैसला आया है उसमें जो 5 मेंबर बेंच में 3 जज साहिबान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल मुनीब अख्तर साहब एंड ऑनरेबल मोहम्मद अली मजहर साहब, उन्होंने एक फैसले को दिया और उन्होंने साइन किया। 2 जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब, उन्होंने एक फैसले को साइन किया। लेकिन जो गौर करने वाली बात है, जब हमारे पास रिटन ऑर्डर आया असल में कुछ देर पहले ही, तो मैं पैरा 2 पढ़ना चाहूँगा जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोट का है। वो ये कहते हैं, वी देयरफॉर एग्री विद द ऑर्डर्स डेटेड 23/2/2023 पास्ड बाय आवर लर्नेड ब्रदर्स याहिया अफरीदी एंड अतर मिन्ना जे and dismiss the present constitution petitions and drop the suo motu proceedings. That means कि इस केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसले मौजूद हैं। उसमें से 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 23/2 को इन पिटिशंस को डिसमिस किया। आज 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फिर पिटिशन को डिसमिस किया, तो 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को डिसमिस किया, 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को मेंटेनेबल करार दिया। जी, तो पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच, उसके बाद 7, फिर 5, फिर 4 और फिर 3 रुकनी बेंच रह गया, जिससे बहुत से तनाज़ात ने एक तरफ जन्म लिया, बहुत से सवालात उठने लगे। वहीं हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात भी शदीद से शदीद तर होते चले गए। फिर 3 रुकनी बेंच का फैसला सामने आया, हुकूमत की तरफ से फिर वही मुतालबा दोहराया गया कि अक़लियती बेंच को अक्सरियती बेंच पर फ़ौक़ियत दी गई है, लिहाजा हुकूमत ये फैसला तस्लीम करने से कासिर है, वो ये फैसला तस्लीम नहीं करती। और फिर एक दफ़ा मुतालबा दोहराया गया कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए जो कि इस मामले को देखे, और अगर ऐसा न किया गया तो बहरान मजीद बढ़ेगा। सुनिए लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर ताज साहब ने क्या फरमाया। सिविल सोसाइटी के मुतालबे के बावजूद, जिस मुतालबे को इवन अपोजिशन ने भी रद्द नहीं किया, कि ये एक ऐसा अहम आइनी और कानूनी मामला है जिस पे बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट जैसे मुक़र्रर इदारे को कलेक्टिव विजडम के साथ फैसला करना चाहिए था, और उसका जो हल पार्लियामान की तरफ से भी दिया गया, जो हुकूमती इत्तेहाद के सियासी कायदीन की तरफ से भी दिया गया, और वैसे मैंने पहले अर्ज़ किया बहुत सारे और तबकात ने भी इस पे अपनी राय दी कि यहाँ पे उन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिन्होंने अपने आप को केस से अलग कर लिया था, उनके
अलावा जो फुल कोर्ट है वो बैठती और इस पे फैसला देती। तो जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है उस पे मैं तो दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूं। इसकी वजह से मैं समझता हूं कि जो मुल्क में जारी एक सियासी और आईनी बहरान नजर आ रहा है वो और ज्यादा संगीन होगा, वो और ज्यादा गहरा होगा। जी, तो ये है वो हुकूमती मौक़िफ़ जो बार बार हर फोरम पर डे फर्स्ट से दोहराया जा रहा है और आज भी हुकूमत यही बात दोहराती हुई नजर आ रही है। कल पार्लियामेंट में एक यूनानिमस करारदाद रेजोल्यूशन को पास किया गया जिसमें इस फैसले को यकसर मुस्तरद किया गया और वज़ीर आज़म और काबीना को इस बात का पाबंद किया गया कि वो इस फैसले पर अमल दरामद न करवाएं और इसके अलावा ये भी कि इसे अदलिया की जानिब से सियासी मामलात में बेजा मुदाखलत करार दिया गया। बात यहीं पर नहीं रुकी। आज जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से जो 25 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली इख्तलाफी नोट सामने आया है उसने तमाम तर सूरत हाल को मजीद वाज़े कर दिया है और बहुत और भी ऐसे सवालात हैं जिनको जन्म दिया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आज एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें अस्करी और सिविल हुकाम ने भरपूर अंदाज में शिरकत की है। बड़े अहम नुकात हैं, कुछ मैं आपके सामने रखती हूँ, डिस्कशन को ओपन करेंगे फिर उसमें डिस्कस करेंगे। इजलास में पायदार अमन की फराहमी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया है और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया गया है और यह भी कहा गया है कि दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए जामे ऑपरेशन किया जाएगा जिसकी मंजूरी दी गई है। कमेटी ने बढ़ती हुई नफरत अंगेजी, माशरे में तकसीम, रियासती इदारों और उनकी क़यादत के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। ये वो सारी डेवलपमेंट है जो आज के हवाले से बड़ी अहम है। अपनी डिस्कशन को ओपन करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ, फिर हम डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है नुसरत वाहिद साहिबा, रहनुमा PTI हैं, स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा, आपने वक्त दिया। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने वक्त निकाला। थैंक यू। आप तमाम मेहमानों की इजाज़त से मैं हारून साहब से ज़रा एक लीगल एंगल ले लूँ, उसके बाद हम डिस्कशन को मज़ीद आके लेके जाएंगे। हारून रशीद साहब सर, एक ये तासुर जो कि हर गुजरते दिन के साथ अनफॉर्चुनेटली स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि जो इदारे हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और मुहाज़राई किसी कैफियत हमें नजर आ रही है। सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? बड़ी बारीकबीनी से आप तमाम चीज़ों का मुशाहिदा करते आए हैं, क्या समझते हैं सर सूरत हाल किस तरफ जा रही है? और आज जो इख्तलाफी नोट आया है इसने आप क्या समझते हैं मामलात को मजीद गंभीर कर दिया है? अवामी मांगों के फैसले होते हैं वो इन्हीं इदारों में होते हैं। एक का काम है कानून साजी करना और दूसरे का काम है उस पे इंटरप्रिटेशन करना, लेकिन उस इंटरप्रिटेशन में ये देखा जाए, ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें तो ये देखा जाना चाहिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान की आपस में ओपिनियन जो है वो डिफरेंट है और मेजॉरिटी ऑफ द जजेस जब ये क्लेम कर रहे हैं कि ये सुओ मोटो एक्शन जो है ये दो जजेस साहिबान कोई और केस सर्विस मैटर सुन रहे थे उसमें उन्होंने टेक अप कर लिया सुओ मोटो का और सुओ मोटो रिकमेंड कर दी और जब सुओ मोटो रिकमेंड हो गई तो चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंच बनाया उसमें 9 रुकनी बेंच हुआ और 2 वो जजेस भी, हालांकि उन 2 जजेस साहिबान को शुरू से बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि उन्होंने तो पहले दिन से इंटरेस्ट शो कर दिया कि ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। फिर जब ये 7 रुकनी बेंच रह गया और जब हम बार की तरफ से, पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से, सूबाई बार कौंसिल की तरफ से ये एतराज़ात आए कि नकवी साहब, मुज़ाहिर अली नकवी साहब की ऑडियो लीक हुई और जिस ऑडियो लीक होने के बाद ये इंतशार ज़्यादा फैला और वो ऑडियो अभी तक ऑन रिकॉर्ड है, उस पर किसी किस्म का एतराज़ ना जज साहबान की तरफ से आया है ना दूसरी तरफ से जो दूसरा फरीक उनसे बात कर रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान के बारे में इस तरह की चीज़ें आ जाएं तो वो फिर सुप्रीम ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को देखना चाहिए कि मुल्क में हालात क्या है और क्या हालात पैदा हो गए। तो हारून साहब, आपको इस सारी सूरत हाल में जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, जो दिन ब दिन जो है वो मजीद खराब से खराब होती जा रही है, क्या इस हालात में आपको 14 मई के इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? और अगर होते हुए नजर आ रहे हैं तो पुरअमन, साफ, शफाफ जो कि की कंपोनेंट्स हैं वो भी उसमें आपको नजर आ रहा है कैसा हो जाएगा?
वो तो इसलिए नहीं नजर आ रहा कि अगर आप माहौल देखेंगे इलेक्शन का, वो इलेक्शन कोई कैंडिडेट ही सामने नहीं आ रहे, ना उन्होंने कैंपेन शुरू की है। हालांकि ये तो तकरीबन 1 महीना भी नहीं रहता, 1 महीने के बाद अगर इलेक्शन आते हैं तो 6 महीने पहले कैंपेन शुरू हो जाती है। अभी तक कोई कंटेस्टेंट कैंडिडेट जो हैं जो प्रोविंशियल असेंबलीज के, उन्होंने ना अपने कोई इश्तिहार लगाए हैं, ना फोटो लगाए हैं, ना उन्होंने ये जाहिर किया हम इलेक्शन लड़ रहे हैं किसी भी पार्टी के। लाहौर इतना बड़ा शहर है और लाहौर में सबसे ज्यादा इलेक्शन की गहमा गहमी होती है, तो जब पब्लिक को भी पता है कि ये जो अब पोजीशन बनी हुई है ये कोई इलेक्शन का माहौल ही नहीं है। और बाकी इदारों को भी देख लें, आज एनसीएस की मीटिंग हुई है, उन्होंने अपनी अप्रीहेंशन जाहिर की है। अतर मनोल्लाह साहब ने तो ये भी ऑर्डर किया था कि ऑलरेडी पेंडिंग 2 पिटीशन है, एक पेशावर हाई कोर्ट में, एक पंजाब हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में। तो कम से कम पहले ये डिसीजन होना चाहिए कि वो ये सेम पिटीशन है और पहले से फाइल हुई है, उनका अगर डिसीजन आ जाता तो उसमें ये अपील सुप्रीम कोर्ट में आ जाती तो एक डिफरेंट मैटर होता। लेकिन डायरेक्ट सुओ मोटो लेके फिर जजेस की रेफ्ट को देखते हुए और पब्लिक सेंटीमेंट को देखते हुए, पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हुए, मैं नहीं ये समझता कि ये सूरत हाल ऐसी है कि अमन से या पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट हो सके। ठीक ठीक निसार साहब, मैं सारी सूरत हाल सर आपके सामने रखती हूँ, इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। हम हुकूमती मौक़िफ़ शुरू दिन से ही बड़ा वाज़े देख रहे हैं और करारदाद भी मंजूर हुई, इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हुआ जिसमें ये बाशगाफ अल्फाज में कहा गया कि क्योंकि ये अक़लियती बेंच का फैसला है तो हम उसको तस्लीम नहीं करते, और फिर ये कहा गया कि फुल कोर्ट बेंच को बनाया जाए ताकि मामलात को देखे और इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, ये भी बात हुई। आपकी जानिब से जो करारदाद मंजूर की गई है, आप क्या समझते हैं जो अदालत की जानिब से फैसला आया है ये किसी तरह से उस पर असरअंदाज होगी, कोई इसका फ़ायदा आपको हो सकेगा, या आप लोगों ने अपना एक एहतजाज रजिस्टर करवाया है कि हम उसको तस्लीम नहीं करते, जो सुप्रीम कोर्ट है दोबारा उस पर गौर करे? देखिए नादिया, गुजारिश ये है कि हर शख्स को पता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। बिल्कुल, ये आइन साज इदारा भी है, कानून साज इदारा भी है, और जो आइन पार्लियामेंट बनाती है वही उसी से ही तमाम इदारों के इख्तियारात जो है उनका तयन होता है। देखें, गुजारिश ये है कि कोई बाशऊर पाकिस्तानी, कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं चाहता कि इस वक्त बुरहान जो है वो मज़ीद गहरा होता चला जाए और इससे मुल्क और कौम में जो निफाक है, जो महाजराई है वो मज़ीद बढ़े, इससे मुल्क और कौम को नुकसान पहुँचे। देखिए, हमारा केस बिल्कुल वाज़ेह है। गुजारिश ये है कि सूरत ये है कि 3 पॉइंट हैं हमारे केस के, और मैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे बताइए कि इनमें कोई ऐसी बात जो इंसाफ पे मबनी ना हो, मुझे बता दें, या कोई आपके तवज्जुह से मैं सबसे पूछता हूँ कि हमारे 3 नुकात जो हैं उनमें कोई चीज़ जो है इंसाफ के मुनाफी हो तो मुझे बताएं। पहला नुक्ता ये है कि देखें, सुपीरियर जुडिशरी के कुछ जज साहिबान की ऑडियो लीक सामने आई। क्या ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है कि उन ऑडियो लीक्स के फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए? अगर वो सही साबित हों तो उन जज साहिबान के केसेस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजे जाएं। जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनका फैसला नहीं करती, उन जज साहिबान को किसी बेंच का हिस्सा ना बनाया जाए। एक जायज़ सी बात है, मेरिट पे है। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 63A की जो इंटरप्रिटेशन की गई, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने की, ये आपको पता है कि जो पीटीए के अरकान जो थे, जो छोड़ के जो बागी हुए, तो उनके हवाले से जो इंटरप्रिटेशन हुई कि ना ये है कि उनके वोट काउंट किए गए और उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया। जो इंटरप्रिटेशन 63A की गई ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से, जिसको जो मुस्तनद आइनी और कानूनी मुख्तलिफ हल्के हैं उन्होंने इसको रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया, करार दिया। तो अब ये है कि जब ये सूरत बन गई और उसके ख़िलाफ़ हमारी अपील पेंडिंग है एक तवील अरसे से, क्या ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है कि उसकी अपील सुनी जाए और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुनाए? ठीक है, यानी ये हमारा पॉइंट है। तीसरी बात ये है कि अब देखें, ये है कि जो इन्होंने इलेक्शन के हवाले से सो मोटो ले के जो फैसला किया है 3 रुकनी बेंच, देखें जब ये है कि उसके ऊपर एक कम से कम आधी कौम अदम एतमाद का इजहार कर रही है उस बेंच पे, तो क्या मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ चीफ जज साहब जो हैं, क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि इस क्राइसिस का हल निकालें, इस निफाक को ख़त्म करें और कौम के सामने वो हल पेश करें जिसको पूरी कौम तस्लीम करे? और बड़ा आसान था कि आप फुल कोर्ट बना दें, आप फुल कोर्ट पे मुश्तमिल एक बेंच बनाएं और तमाम जज साहबान जो हैं, और देखें ख़ुद ये है चीफ जस्टिस साहब
खुद सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि हुकूमत का मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट है। बिल्कुल। इसी तरह हमारा मौक़िफ़ ये, पार्लियामेंट का मौक़िफ़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, तमाम जज साहबान को मिला के बनती है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि अब पार्लियामेंट ने ये कानून साजी कर दी है कि सुओ मोटो केसेस में नंबर 1 ये है कि ये उसका फैसला 3 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस वो करेंगे और बेंच भी वो वही बनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो मुतासा अफरीक है उनको अपील का हक भी दे दिया गया। ठीक। अब हमारा केस ये है कि हमें चूंकि अपील का हक मिल गया, अब सदर साहब जो है उस पर मेहरबानी करके ये है कि अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें और उस पर साइन करें ताकि ये कानूनी शक्ल इख्तियार कर जाए जो कुछ पार्लियामेंट ने फैसला किया है, और फिर हमें इख्तियार दिया जाए, हमें अपील का हक है। जब अपील हम दायर करें तो उसको फिर हमारी गुजारिश ये है, मुद्दबाना हमारी गुजारिश है कि इसको सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच में। अच्छा, अगर सदर मुमलिकत इसमें दस्तखत नहीं करते, जो कि स्पेकुलेशन की जा रही है, तो आप किस तरह से उसको आगे लेके फिर देखें, फिर उसका तरीका ये है, आइन में जो दर्ज है ये वापस ये पार्लियामेंट में आएगा, ये कानून जो वापस आएगा, और ये जब दोबारा पार्लियामेंट इसको यानी नेशनल असेंबली और सेनेट इसको पास करेंगे तो फिर ये है कि फिर ये कानून बन जाएगा। जब ये कानून बन जाए, देखें इस वक्त सबकी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी, देखें खुद सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन है, वाज़ेह डिवीजन है, पूरी कौम को नजर आ रहा है। वो कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं सियासतदानों से कि आप मिल बैठें, मिल के हल निकालें। हमारी गुजारिश ये है कि वो खुद भी मिल बैठें, सारे जज साहबान इकट्ठे बैठें, फुल कोर्ट जो है वो सुने, हमारा केस सुने और फैसला करे। जो वो फैसला करेंगे हमारे खिलाफ भी आएगा, हम ये तस्लीम करेंगे। तो रिव्यू पिटीशन आप लोग दायर करेंगे? हम दायर करेंगे। ये कि ये बिल्कुल हमारे, चूंकि पार्लियामेंट ने हक दे दिया है, तो ये कि जो ही ये कानूनी शक्ल इख्तियार करती है तो ये कि हम बिल्कुल अपील करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपकी हुकूमत की तरफ से बार बार ये बात कही गई है कि अगर फुल कोर्ट बेंच इसको सुनता है तो फिर जो भी फैसला आएगा हम उसको मिनवन तस्लीम करेंगे। बिल्कुल ठीक। इसी हवाले से नुसरत वाहिद साहिबा, सारी डिस्कशन आपने सुनी, इसमें अगर आप कुछ अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो जरूर दीजिएगा, साथ मेरा सवाल भी ले लें। ये सूरत हाल आप बनती हुई देख रही हैं और हम देख रहे हैं हर गुजरते वक्त के साथ मामलात मजीद पेचीदा से पेचीदा होते जा रहे हैं। हमारी मईशत कहाँ खड़ी है? दहशतगर्दी के हवाले से आज एक अहम इजलास हुआ जिसमें बताया गया कि दहशतगर्दी के नासूर को जब तक जड़ से नहीं उखाड़ा जाता हम उस पर काम करते रहेंगे। ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें आपको क्या लगता है कि सिर्फ इलेक्शन हो जाना ही वाहिद हल है? क्या इससे हमारी मईशत भी संभल जाएगी और दहशतगर्दी के और दूसरे तीसरे जितने भी मसाइल हैं वो सब हल हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाज़िया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, जो मैं तमाम डिस्कशन के नतीजे में जहाँ पे पहुंची हूँ वहाँ पे ये है कि ये लोग अगर फुल बेंच पे आ गया और उसने भी अपना दे दिया वर्डिक्ट, तो ये लोग उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी हाल में इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। हुकूमत कह रही है ना कि जो भी होता है उसको तस्लीम किया जाएगा। कह तो रही है, कहती तो ये भी है कि हम बैठ के डिस्कशन करना चाहते हैं पीटीआई से भी और बाकियों से भी, लेकिन जब पीटीआई राजी होती है तो वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं वहां से या कोई बहाना बना देते हैं। बात यह है कि क्या आप वाकई इस मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते हैं? आज जिस तरह मीटिंग हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस की सारों की, और उसमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ कि वो लोग अपने आप को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब जब उनका आया है इस वक्त वर्डिक्ट कि उस कॉन्फ्रेंस का क्या नतीजा निकला है, तो उसमें यही है, दहशतगर्दी है, दूसरी चीजें, माशी चीजें, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट कह रही है, क्या हुकूमत कर रही है। आपको पता है जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं इसके ऊपर कि उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है, वो लोग कौन है? किनको जिसे कहना चाहिए स्केपगोट बनाया गया है कि वो लोग हैं या तो जो रिजर्व सीट के हैं या फिर हमारी तरह के जो लोग थे, जो हमारी तरह के नहीं, यानी हमारी पार्टी से जो लोग गए हुए थे, जो बिक गए, जिनकी कोई वर्थ नहीं है, उनके 44 लोगों के साइन है सिर्फ उस पर। तो इस तरह की तो कोई चीज आप लेके आगे नहीं चल सकते, ना उसमें वजीर आजम है, ना मिनिस्टर्स हैं, ना कोई और है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है उसको आप पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस कर सकते या उसके खिलाफ कुछ नहीं एक्शन ले सकते, या जो पार्लियामेंट का होता है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। इतनी सी चीज तो इन सबको पता होगा, ये आइन का हिस्सा है। तो अब जो ये लोग जो शो मचा रहे हैं वो बिल्कुल इन्होंने एक स्केपगोट बना लिया उन लोगों को जो बेचारे वैसे ही मरे हुए होते हैं, जैसे रिजर्व सीट वाले लोग हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको कुछ भी कह दिया जाए कि जी आपको ये करना है तो वो करेंगे लाजमी। तो ये वाली चीजें जो हैं, जब तक ये लोग पूरी सिंसेरिटी के साथ नहीं चाहेंगे कि मुल्क के हालात चेंज हो, वो नहीं हो सकते। देखें, खान साहब हमेशा से एक बात करते हैं कि
अर्ली इलेक्शन और साफ सुथरे इलेक्शन, क्योंकि मईशत और इलेक्शन साथ साथ चल रहे हैं। आपने देखा है जिस दिन से हम लोग गए उस दिन लेकिन से मुझसे लेके साहिबा, आज तक साफ सुथरे इलेक्शन की जो डेफिनेशन है खान साहब की नजर में, क्या वो ये नहीं है कि जिसमें वो जीत जाए वो साफ सुथरे हैं, या इसमें आप लोगों का मौकिफ कुछ और है? क्योंकि देखिए इससे पहले हमने देखा है कि बड़े सवाल आप लोगों ने भी अदलिया के हवाले से उठाए हैं। एक चीज जरा मुझे समझा दीजिएगा कि अभी जो इलेक्शन होते हैं बिलफर्ज नताइज आपकी तवक्कुआत के बरक्स आते हैं कि तो आप लोग तो इस यकीन के साथ जा रहे हैं ना कि आप लोगों ने जीतना है, बिलफर्ज अगर डिफरेंट आते हैं तो क्या आप तस्लीम करेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जब नताइज आएंगे तो देखेंगे। नहीं, बात ये नहीं है। देखिए जो हम एटीएम मशीन लेके आ रहे थे वो सिर्फ इसी वजह से लेके आ रहे थे कि इलेक्शन साफ सुथरे हों, लेकिन इन्होंने आते साथ ही सबसे पहले तो ये काम किया ना कि एटीएम मशीन को गायब कर दिया। हम आईडी कार्ड तक के लिए जाके अपना थंब लगाते हैं और फिर हमें आईडी कार्ड मिलता है, या किसी भी जगह चले जाएं, पासपोर्ट है, कुछ और है, वोट के लिए जब जाते हैं तो, लेकिन सिर्फ वोटिंग में ही क्यों है कि हम थंब के साथ नहीं कर सकते? इसलिए कि वहाँ बेईमानी के चांसेस बन जाते हैं बहुत ज्यादा। अब आपने देख ही लिया है कि बल्दिया के इलेक्शन जो कराची में सिंध में हुए हैं उसमें किस तरह रिजल्ट्स को टॉपल डाउन किया गया, जीती हुई सीटें हरवाई गई हैं, और किस किस तरह एक दिन पहले से वो सब कुछ हो रहा था कि बाइक्स में वो अपने बैग्स लेके जा रहे हैं और वो उसमें ठप्पे लगा के जो बंदे उनके पर वोट डालने आ रहे हैं मेरा सवाल वहीं पर खड़ा है, क्या आप तस्लीम करते हैं अगर कोई नताइज उसके बरक्स आएंगे आपके लिए काबिल कबूल होगा? बिल्कुल बिल्कुल काबिल कबूल होंगे, क्योंकि अभी आपने देखा है जो पंजाब में इलेक्शन हुए थे उसमें हम लोगों ने किस तरह अपनी सीटें जीती हैं वापस। तो अभी भी जाहिर है अभी उस वक्त भी बेईमानी करने की कोशिश की गई और हुई बेईमानी थोड़ी बहुत, लेकिन हमारा यही है कि जो भी इलेक्शन होगा उसके जो भी नताइज होंगे उसको हम तस्लीम कर रहे होंगे। ठीक, अच्छा, और आपका क्या ख्याल है मुज़ाकरात वाली ऑप्शन पे? हमने देखा कि असद कैसर साहब ने भी ये बात कही कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और आज फवाद चौधरी साहब भी ये फरमा रहे थे कि मामलात इस तहज पर पहुंच गए हैं कि मुज़ाकरात होने ज़रूरी हैं ताकि मामला फहमी के साथ इसको हल किया जा सके। जब भी मुज़ाकरात की बात आई है आप लोगों की जानिब से मुज़ाकरात करने का कहा तो गया, लेकिन हमने कुछ अमली इक़दाम करते नज़र नहीं आए। तो ये जो बयानात सामने आ रहे हैं ये नेक नियति की बुनियाद पर खुद आप लोगों के जो रहनुमा हैं ये दे रहे हैं, या ये इमरान खान साहब की से पूछकर ये बयानात दिए जा रहे हैं? देखिए मुझे तो इस बात का नहीं पता, क्योंकि जाहिर है मैं लाहौर में तो नहीं हूँ, मैं तो कराची में रहती हूँ, लेकिन जहां तक अगर कोई बयान दे रहा है जैसे फवाद चौधरी दे रहे हैं या असद कैसर साहब दे रहे हैं तो वो आप ये समझें कि उनके करीब तरीन लोग हैं, जाहिर है उनका आइडिया है, ये उनकी मर्जी है तो इस किस्म के बयान दे रहे हैं। लेकिन असद कैसर साहब की एक बात और भी आपने नहीं बताई कि उन्होंने कहा कि ये कहते तो हैं कि हमसे मुज़ाकरात करेंगे या कुछ और करेंगे, लेकिन एक्चुअली जब इनसे जाके बात की जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कह देना आसान होता है ना, लेकिन जब बाद में उनसे बात की जाए तो ये लोग मुकर जाते हैं। ये पहले भी होता रहा है, स्पीकर साहब के कमरे में 8-8 घंटे मुलाकात होती थी, किसी एक पॉइंट के ऊपर भी बातचीत करते थे, लेकिन बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होती थी, असेंबली में आके जो बात करेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होती थी। कि वो लोग जो बेचारे 8-8 घंटे से मुज़ाकरात कर रहे होते थे वो खुद हैरान रह जाते थे कि वहां तो कुछ और कह रहे थे, अब यहाँ कुछ और कह रहे। तो इसी तरह की चीजें अगर चलती रहेंगी तो जाहिर है मुल्क डूबता जा रहा है, गुर्बत से लोग मरते जा रहे हैं। जब तक हम पूरी सिंसेरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ते किसी भी इशू के ऊपर, तब तक ये बहुत बहुत मुश्किल है, मुल्क पता नहीं कहाँ जाएगा, वी डोंट नो। चलिए मैं इस पे आपके पास दोबारा आती हूँ कि वे फॉरवर्ड आप क्या समझते हैं कि क्या हो सकता है और किस तरह से इन मसाइल को हल किया जा सकता है। मैं हारून रशीद साहब सर, ये तो पोलराइजेशन अपनी हदों को छू रही है और हम ये देख रहे हैं कि बहुत से सवालात ऐसे जन्म ले रहे हैं कि यकीनी तौर पे तकलीफ दे हैं, बदकिस्मती है हमारी। आप क्या समझते हैं कि इन मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात है या ये इलेक्शन है? अब सिर्फ जब तक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक पेज पे नहीं होंगी तब तक ये डिसेबिलिटी जो है या इलेक्शन वाली या इलेक्शन का मुतालबा करना ये हल नहीं होता, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि पब्लिक जाहिर है सूझी बूझी या पब्लिक को सारे अपने राइट्स का पता है, और जिस तरह से ये इधर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशात की जा रही हैं और अवाम के हालात देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सूरत हाल कोई ऐसी हो कि इलेक्शन ऐसे हों जो कि अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। और ज़ाहिर है जुडिशरी में भी रेफ्ट है, पार्लियामेंट में भी, तो पार्लियामेंट की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चाहिए कि एक पेज पे हो।
ठीक। अच्छा हारून साहब, हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़े है। वो कहते हैं कि हम अक़लियती बेंच के फैसले को तस्लीम नहीं करते, अक्सरियती बेंच को फ़ौक़ियत नहीं दी गई बल्कि अक़लियती बेंच को जो है वो फ़ौक़ियत दी गई है। बार बार हुकूमती मौक़िफ़ यही है, करारदाद भी मंजूर की गई इस हवाले से। क्या आइन और कानून में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माना जाए, इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है, उस पर रिजर्वेशन जाहिर की जाए? देखिए ना, पार्लियामेंट के पास अपना इख्तियार था, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर ली और रेजोल्यूशन पहली दफा पास हुई है जुडिशरी के खिलाफ कि जुडिशरी का जो ऑर्डर है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली रेजोल्यूशन है। अगर वहाँ पे भी जो MNAs और इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ये डिसीजन दिया हुआ है। हमारा तो मेरी तो पर्सनल व्यू ये भी है कि अगर आइन की उस आर्टिकल में अमेंडमेंट कर दी जाए 409 में कि जो जिन जजेस साहिबान के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो जाता है वो किसी बेंच का वो अपने रेफरेंस का हिस्सा ना हो और किसी सुओ मोटो एक्शन में जो इस तरह के मामलात हों इनमें उनको ना बिठाया जाए, ताकि उनके खिलाफ तो एक ऑब्जेक्शन आ जाता है। और बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल, सूबाई बार कौंसिलों ने अलग-अलग रेफरेंसेस फाइल किए हुए हैं। जब सूरत हाल इस तरह की है, उधर भी तो आइन और कानून ही है, इधर भी इलेक्शन भी जो है ये भी आइन का हिस्सा है, लेकिन जो सूरत हाल बनी हुई है उसको हल करने के लिए जिन जजेस के खिलाफ जिन लोगों ने ये इनिशिएट किया था प्रोसेस, उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस है वो सुने जाएं और जल्द अज जल्द सुने जाएं और सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो बैठें। ये जो आइन में अब अमेंडमेंट की है पार्लियामेंट ने, तो ये भी एक कानून का हिस्सा है, उनका इख्तियार है कि उन्होंने अमेंडमेंट बनाई है, कानून बनाया है कि क्या कानून होना चाहिए, इसलिए कि जो लोग इलीगली सफर हुए हैं और जुडिशरी के ऑर्डर से हुए हैं, जिस तरह भुट्टो साहब की को डेथ पेनल्टी दी गई, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी को हटा दिया गया, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया, तो ये कौम का कितना नुकसान हुआ है, जो नुकसान आज तक हम फेस कर रहे हैं कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने फांसियां भी लगाई, जेल भी किए और अभी तक वही कानून जो है वो सारे डिक्लेयर होते हैं, जितने भी फैसले हैं उन्हें अदलिया खुद नहीं मानती। अच्छा, आप हारून साहब आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात कर रहे हैं, मैं इसी पे आपकी राय जरा लेना चाहूंगी क्योंकि PTI को एतराज है उस पर। आप क्या समझते हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, क्या ये अदालती निज़ाम को मजीद मजबूत करेगा, चीज़ों को वाज़े करेगा, आवाम का एतमाद बहाली में मददगार साबित होगा, या इख्तियारात को महदूद करने के लिए ये लाया गया है जिस तरह PTI कहती है? इख्तियार महदूद नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार जो हैं वो महदूद नहीं होते। ये सिर्फ एक कानून साजी है कि उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, क्योंकि पहले मिस यूज होता रहा है। देखें ना, मुशर्रफ को इसी 17 रुकनी बेंच ने ये रिलीफ दिया था कि तू चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा ऑफ द कंट्री, आप आइन में तब्दीलियां खुद कर सकते हो, कि आप ये एक्सपेक्ट करते सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर करेगी, और वो ऑर्डर आज भी मौजूद है। ठीक है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, क्या जो पार्लियामेंट ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया है, क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? चैलेंज तो किया जा सकता है, लेकिन वो देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब एक कानून साजी होती है तो वो तो पार्लियामेंट का हिस्सा है, और इसीलिए सदर साहब अभी तक दस्तखत ही नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि ये कानून का हिस्सा बन जाएगा। अगर सदर साहब साइन कर दें और ये कानून बनता है या नहीं बनता है, इसकी इंटरप्रिटेशन तो बाद में होगी, लेकिन सदर साहब जो आईनी ओहदे पे बैठे हुए हैं, उन्हें आइन के मुताबिक पार्लियामेंट ने जो बिल भेजा होगा उस पर साइन करें, तो फिर बाद में देखा जाएगा कि ये सही। बिल्कुल ठीक। अच्छा निसार साहब, आपने सुना जो आज अतर बिन अल्लाह साहब ने अपने इख्तलाफी नोट 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली एक नोट उन्होंने जारी किया। ये चौथे मोहतरम जज हैं जिनकी जानिब से ये इख्तलाफी नोट बड़ी डिटेल के साथ सामने आया है। आप क्या समझते हैं कि इस सारे मामले में जो उनका इख्तलाफी नोट आया है, चीज़ें कुछ उलझ गई हैं और उसमें वजाहत आना ज़रूरी है? नहीं, उसमें तो बल्कि देखिए नादी, उन्होंने तो मज़ीद वाज़े कर दी ये बात कि ये अफराद जो थे, 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक था और 3 का एक तरफ था। तो इस वजह से एक सुओ मोटो वाला तो ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था इन 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के फैसले के बाद। लेकिन मैं जो गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी वो बात हुई जनरल मुशर्रफ साहब के, जिस तरह जी सुप्रीम कोर्ट ने उनके चीफ जज साहब जो थे इरशाद हसन खान, उनकी सरबराही में जब ये कि उनको इख्तियार दिए जो उन्होंने मांगा भी नहीं, आइन में तरमीम जो ये है कि ना सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है ना किसी और को, वो किसी और को कैसे ये इख्तियार दे सकते हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारी यानी सुपीरियर जुडिशरी में चीफ जस्टिस साहिबान में, जहाँ बड़े बड़े नामवर जज साहिबान
जस्टिस सर अब्दुल रशीद जैसे नेक नाम लोग, जस्टिस कार्नीलिस जैसे लोग, जस्टिस हबूदुर रहमान साहब जैसे काबिल एहतराम और ये कि वो बासूल लोग रहे हैं, वही बदकिस्मती से उसी मनसब पे जस्टिस मुनीर, जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर, जस्टिस इरशाद हसन खान, ये साकिब निसार, आसिफ रशीद खोसा जैसे लोग भी रहे हैं जो आला अदलिया की बेतौकीरी का बायस बनते रहे हैं। देखिए मेरी दो गुजारिशात हैं। पहली ये कि हमारी बहन शाइस्ता वाहिद क्या नुसरत वाहिद साहिबा हमारी काबिल एहतराम बहन हैं, हमारी कुलीग रही हैं और बड़ी शाइस्ता खातून हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, कितना आसान है पीटीआई के लिए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए, बड़ा आसान है इस क्राइसिस को ख़त्म करना। कि इसमें क्या किसी को इतराज़ हो सकता है कि जी सारी सुप्रीम कोर्ट जो है फुल कोर्ट सुन ले, हमारी बात सुन ले, जो फैसला करेगा अब तस्लीम करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं इस क्राइसिस को ख़त्म करने का बड़ा आसान नुस्खा है कि देखें, मैं वो नुसरत वाहिद साहबा फरमा रही थी कि शायद ये तस्लीम ना करे। हम बार बार कह रहे हैं, हमने ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा, हम बार बार कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं और ये पूरा हाउस कह रहा है कि फुल कोर्ट सुने, जो वो फैसला करेगा ये हम उसकी तस्लीम करेंगे। इसमें क्या रुकावट है? दूसरी बात ये है, उसमें जो गारंटी वो चाहती है हम तैयार हैं, हम बिल्कुल उसका तस्लीम करेंगे। बड़ा आसान है इस क्राइसिस का हल। दूसरी बात यह है कि हम इलेक्शन क्यों इकट्ठा चाहते हैं। सिर्फ ये बात नहीं है कि हमारी रवायत चाहिए पाकिस्तान में कि इलेक्शन सूबाई और कौमी असम्बली के इकट्ठे हों, रवायत भी यही है, मुल्क और कौम के मफाद में भी यही है। और उसकी वजह यह है कि देखें आज पंजाब असम्बली के इलेक्शन हो जाते हैं, कोई भी जीतता है, फ़र्ज़ करें कि ये मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, उसकी गवर्नमेंट बन जाती है, तो जब आइंदा इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली की सीटें पंजाब की इतनी हैं कि वो अकेला जो पंजाब के जो अरकान है वो हुकूमत बनाने के काबिल हो जाते हैं। वफाकी को इतनी तादाद है, यानी अक्सरियत है कौमी असम्बली के अरकान की जो पंजाब से इनका ताल्लुक होता है। जब सूबाई हुकूमत बन जाएगी तो ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ होता है, सूबाई हुकूमतें जब केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी, सूबाई हुकूमत की असरअंदाज नहीं होगी हुकूमत पे, यानी इलेक्शन पे। कौमी असम्बली के जो इलेक्शन होंगे वो फ्री एंड फेयर कैसे होंगे जब एक सूबाई गवर्नमेंट मौजूद है, इंटरिम गवर्नमेंट नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है। एक सूबाई हुकूमत के होते हुए मुझे बता दें कि शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे। तो इस वजह से इसको इंश्योर करने के लिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, उसको इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन हो। बिल्कुल ठीक। नुसरत वाहिद साहब, आपने निसार साहब की पूरी डिटेल में बात सुनी। वो ये फरमा रहे हैं कि अगर सूबाई हुकूमत होगी तो उसकी मौजूदगी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्यों कर मुमकिन हो सकेंगे, क्या कहिएगा? देखिए, इलेक्शन करवाया जा सकता है मुख्तलिफ सूबों में और फिर उसके बाद नेशनल असम्बली का। इसमें कोई इस तरह की एनिमेशन नहीं है, कोई आइन में इसके खिलाफ कोई चीज़ नहीं है। देखिए, ये इस वक्त इस्तीफा दिया है पंजाब ने और केपी ने। अगर सिंध और बलूचिस्तान भी दे देता है तो फिर तो डेफिनेटली सारे एक साथ इलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं देंगे। क्यों देंगे? वहाँ पे हमारी हुकूमत नहीं है। लेकिन हमने अपनी चलती हुई हुकूमत छोड़ के सिर्फ इस वजह से इस्तीफे दिए कि इलेक्शन करवाए जाए, जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाए। इसलिए नहीं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है वो आके बैठ जाए हमेशा के लिए और जवहर की तरह वो जी 90 दिन के लिए आए हों, 11 साल के बाद जब वो खुद चले नहीं गए तब तक वो हुकूमत चलती रही। तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें उस वक्त इतना नहीं पता चलता, लेकिन बाद में पता चलता है कि मुल्क को किस कदर डैमेज किया है इस तमाम टेन्योर ने, जो कि आर्मी ने आके टेक ओवर किया है। आज जो बहुत अच्छी चीज़ हुई है, जो मैं पहले भी कह रही थी, सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें शुक्र है कि उन्होंने कोई बात नहीं की इलेक्शन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हुकूमत के ऊपर। वो दूसरी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसके ऊपर उन्होंने बात की है और इससे अपने आप को अलग रखा। क्योंकि अगर तो हमारी फोर्सेस उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा मुल्क के लिए बुरे हालात हो जाएंगे। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हम सारी पार्टीज मिल के आपस में इत्तेहाद करें, इस हिसाब से कि बैठ के बातचीत कर रही हूँ, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने जाएं, देखे जाएं कौन क्या कह रहा है और कितना उसके ऊपर अमल दरामद हुआ जा सकता है। तो इंशाल्लाह जब इकट्ठे बैठेंगे हम लोग तो उसके बाद चीजें सॉल्व हो जाएंगी। जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं, ले लीजिएगा जी प्लीज। मेरी गुजारिश ये है कि देखिए आला अदलिया की या मैं कहता हूँ कि सिविल कोर्ट की नज़र में भी राय जो है वही वो मोतबर होती है, कानून की नज़र में वही मोतबर ठहरती है जो फ्री विल के साथ हो, जो आज़ादाना राय हो।
मुझे ये बता दें कि ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला जो थे पंजाब के, क्या उनकी फ्री विल थी, उनकी आज़ादाना राय थी कि असेंबली को डिज़ाल्व किया जाए? वो तो असेंबली डिज़ाल्व करने से पहले भी एलानिया कहते रहे कि मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। डिज़ाल्व करने के बाद भी वो कहते रहे कि ये जो है ये हो जाता तो असेंबली बच जाती, ये गलत काम ये फ़लाँ ने करवाया है, फ़लाँ ने करवाया है। ये बताइए कि जब इस तरह की बात हो तो क्या उनकी रिकमेंडेशन पे असेंबली का डिज़ाल्व होना जो है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट को नोटिस नहीं लेना चाहिए इसका? जी नुसरत साहिबा, देखिए वो इत्तेहादी थे हमारे, ठीक है, और हैं अभी भी हैं। अब तो इत्तेहादी नहीं है, उन्होंने अपनी जम कर दी है पार्टी हमारे उसमें, और वो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान के। तो अगर उनको मतलब कोई इस तरह के एतराज़ात थे तो जाहिर है उन्होंने बात की होगी खान साहब से, चेयरमैन साहब को बताया होगा कि ये मेरे एतराज़ात हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ। लेकिन खान साहब की जो कन्विक्शन है ना इंसानों के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है। अभी तक वो उनका एतमाद नहीं टूटा कि उनके साथ इतनी ज़्यादा दफ़ा लोगों ने धोखे किए हैं, बेईमानियां की हैं, इवन आप देख रहे हैं उनको गोलियां तक मार दी गई, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मैं सब कुछ माफ करके आगे चलना चाहता हूँ, अपने मुल्क के लिए आगे चलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर उनकी मर्जी नहीं थी और उन्होंने बयान दिए, बिल्कुल दिए बयान, मुझे भी पता है उन बयान का, लेकिन आखिर वो कन्विंस हुए तो उन्होंने किया ना। उनको वो उनकी तरह थोड़ी सवाती साहब की तरह या शहबाज गिल की तरह या उस बच्चे बेचारे को जो मार दिया उसकी तरह कोई किसी ने फोर्स नहीं किया था, सजेशन थी, बातचीत करके उनको कन्विंस कर लिया गया, बस इतनी सी बात थी। और उसके अलावा तो कोई ऐसा नहीं था कि उनको कोई इस टाइप का इख्तलाफात होते कि जो वो हमारे खिलाफ हो जाते या बयानात देते हमारे खिलाफ। वो आराम से वो अलग हो गए और फिर अब देख लें आप प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ के। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि ये सिर्फ ये कन्विंस नहीं हुए, बल्कि ये कि डिज़ोल्व करने के बाद भी बेचारे कहते रहे कि ये जो है ये देखिए ये गलत काम ये फलाने करवाया, कहाँ कन्विंस हुए? जब ये है कि देखे बगैर किसी प्रेशर के जो एक फ्री विल होती है, आज़ादाना राय होती है, वही कानून की नज़र में मौत पे ठहरती है। ठीक, क्योंकि वो आखिरी वक्त तक ये कहते रहे कि मैंने तो बहुत रोका, लेकिन खान साहब ने जो है वो सुना नहीं और ये फैसला ले लिया। ठीक, इस पे वापस आते हैं हारून रशीद साहब। सर, अब बात यह आके रुकती है कि इस मामले का हल कैसे निकाला जाए, इस मामले को इफ़ाम तफ़हीम से हल कैसे किया जाए। एक तो तरीका का जो बात की जा रही है वो ये कि फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए, जो भी फैसला होगा वो मिनोअन तस्लीम किया जाएगा। दूसरी सूरत में जिस तरह बारहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सियासी जमातें इकट्ठी बैठ जाएं, मामला फहमी से तमाम मामलात को हल करें, क्या ये दो रास्ते हैं या कोई तीसरा रास्ता भी हो सकता है? देखें ना, ये इंतशार की जो बुनियाद है ना वो पीटीआई की तरफ से है, इसलिए कि जब पीटीआई की पंजाब और केपी में दोनों में हुकूमतें थी, उनके मिनिस्टर्स थे, सारा कुछ उनके इख्तियार में था, तो ये रेजोल्यूशन तो मुल्क के साथ तबाही हुई है कि सूबों के साथ के एक चलती हुई गवर्नमेंट जो उनकी है, किसी मुखालिफ की नहीं थी, और उन्होंने खुद बाहर बैठ के अपने चीफ मिनिस्टर्स को कहा कि ये डिसॉल्व कर दें। इसीलिए चौधरी परवेज सर वो कहते हैं मैंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है, कोई गैर आईनी काम नहीं किया, वो इस बहरान का जिम्मेदार खुद नहीं समझते सर? नहीं है, देखें ये इख्तियार उनके पास नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार होता है। एक बाहर बंदा बैठा हुआ जो ना एमएनए हो ना अदरवाइज कोई उसके पास असेंबली की कोई सीट हो, तो वो ये कह दे कि ये असेंबलियां तोड़ दे, और ये गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को नुकसान दिया उन्होंने। ये इंतशार जो पैदा किया है ये उनकी वजह से इंतशार पैदा हुआ है, ताकि असेंबलियां भी होती तो एक दफा सारे इलेक्शन हो जाते। उन्होंने अपने तौर पे एक सियासत की है कि जब ये दो सूबों में इलेक्शन हो जाएगा तो ये तो 5 साल के लिए, अगर वो ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हम जीते हुए हैं, तो अगर हम जीतेंगे तो फर्दर 5 साल के लिए होंगे, तो इन 2 सूबों में जो भी हम करेंगे वो हमारी गवर्नमेंट होगी तो वो हम कर लेंगे। इस तरह ये जिनके अपनी अपनी सोच है, अगर सोच कौमी हो, आईनी हो और अवाम के हक में हो, तो ये असेंबलियां डिसॉल्व ही नहीं होनी चाहिए थी। ये तो अतर मिनुल्लाह साहब ने अपने ऑर्डर में भी फरमाया है कि ये असेंबलियां डिसॉल्व क्यों की हैं। चौधरी परवेज इलाही खुद कहते हैं कि अगर ये फवाद चौधरी साहब जिनकी वजह से ये असेंबली टूटी है और ये अंदर हुए हैं, ये कुछ दिन पहले अंदर हो जाते तो मेरी असेंबली ना टूटती, मैं चीफ मिनिस्टर होता। ठीक, बिल्कुल ये उनकी वीडियो। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, असद कैसर साहब जो है उन्होंने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि डेट आगे पीछे हो सकती है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई अगर आईनी तरमीम हो तो उसको भी देखा जा सकता है। आप क्या समझते हैं कि ये उनकी ज़ाती राय है? अगर नहीं है तो क्या बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, बैकडोर रवाबित हो रहे हैं आपके उनके साथ? मेरा ख्याल ये है कि जो सेन एलिमेंट्स हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, और असद कैसर साहब भी शरीफ आदमी हैं और समझदार हैं,
और मैं तजुर्बाकार हैं और वो भी देख रहे हैं कि ये क्राइसिस जो है किसी लिहाज से भी मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है, इसी वजह से उन्होंने ये बात की है। मैं ये समझता हूँ कि तमाम सेन एलिमेंट्स को अपने लीडर को इमरान खान साहब को समझाना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब उनकी ज़िद और उनकी अनापरस्ती जो है वो आड़े आती है। आपको याद है कि हमने जब ये 18 के इलेक्शन के बारे में हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन पहली जब तकरीर की लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मियाँ शहबाज शरीफ ने, तो उन्होंने ये है कि आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि आए चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करें। ये एक सियासी जमात का मसला नहीं, पूरी कौम का मसला है। लेकिन उस वक्त भी बदकिस्मती से इमरान खान साहब की ज़िद, उनकी अना, उनकी रौनत, उनकी फ़रौनियत, उनकी तंग नज़री आड़े आई और उन्होंने हमारा बड़ा हुआ दस्ते तावन जो उसको झटक दिया हकारत से। आज फिर हम कहते हैं सेन एलिमेंट्स जो है पीटीआई की, उनको आगे बढ़ना चाहिए और अपने लीडर को समझाना चाहिए कि ज़िद को छोड़ें, इस वक्त मुल्क और कौम के मफाद की बात करें। और बड़ा आसान है, आए ये है कि इस पर हम कंसेंसस पैदा करें कि फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला करे, जो फैसला करेगा हम सब तस्लीम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त उनको ये समझाएं कि अपनी अना के खौल से निकलें। ये एक देखें, वो बदकिस्मती ये है कि उनके बारे में एक इम्प्रेशन ये है जो कि ये है कि फैक्ट्स की बुनियाद पे है कि हुकूमत में आने के लिए और हुकूमत में रहने के लिए इमरान खान साहब जो है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नुसरत साहिबा, मेरे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इस सवाल को रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ये एक जो बात कही जाती है इमरान खान साहब के बारे में कि वो एक जिद्दी इंसान हैं और वो अपनी सेल्फ सेंटर्ड हैं, इस सारी चीज़ों के बाद क्या चेंज ऑफ थॉट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि वो इस खौल से बाहर आए जिस तरह से डॉक्टर निसार साहब कह रहे हैं? लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ना वो सेल्फिश हैं, ना सेल्फ सेंटर्ड हैं और ना ही वो बहुत प्राउड हैं। वो जितने हम्बल और डाउन टू अर्थ इंसान हैं, मैं समझती हूँ इतनी पॉपुलैरिटी अभी नहीं, 18 के इलेक्शन की बात नहीं करी मैं, उससे बहुत पहले जब वो जमात बनी भी नहीं थी उससे पहले ही वो बेइंतहा मशहूर थे पूरी दुनिया में। वो रॉयल्स के साथ उठते बैठते थे, वो कोई ऐसे मतलब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, लेकिन बहरहाल वो उनके अंदर एक जो पॉइंट है ना जिस पे वो खड़े हैं उससे वो झुकने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं मैं करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा, और ये बात आज नहीं 2011 में उन्होंने की थी कि जब जिस वक्त मैं इनके खिलाफ खड़ा हूंगा ये सारे एक हो जाएंगे। और फिर हमने देखा उसकी प्रैक्टिकल शक्ल कि किस तरह ये सबके सब 13 जमातें जो एक दूसरे का पेट फाड़ रहे थे और सड़कों पर घसीट रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, वो सब एक साथ हो गई। लेकिन वो आदमी अपने उस पे ही खड़ा रहा, उसने कहा कि नहीं, मेरा ये काम है कि मैं इस मुल्क से इस करप्शन को खत्म करूं, वो जो मुल्क लूट के ले गए हैं वो पैसा वापस लेके आऊं, और मुल्क के जो हालात हैं आप देखिए, हमने 8 अरब से 18 अरब पे किया और इन्होंने आपके साथ ही 2 महीनों में सारे पैसे उड़ा दिए। इस वक्त हम 0 पॉइंट पता नहीं किस पे हैं। तो वैसे लेकिन कैसे इनके साथ एक सवाल पे पूछना चाहता हूँ। लेकिन नहीं, आप रहने में सवाल नहीं पूछे मुझसे, हाँ आप पूछें। अच्छा। जी मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ कि क्या करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए ये जरूरी है कि दाएं बाएं सारे डाकुओं को इकट्ठे करके आपने करप्शन के खिलाफ जहाद करना है? नहीं, ये हर एक के उसमें है, ये सिर्फ हमारा एक दफा उन्होंने जिंदगी में उनको डाकू कह दिया था, लेकिन जब हमारे पास मुश्किल वक्त आया तो फिर उन्होंने ही लेकिन नुसरत साहिबा थोड़ा सा हमें ना बैलेंस कहीं पर आउट नजर आता है पीटीआई कहीं से, हमारा ओवरऑल। अच्छा सुन लीजिए ना, अब जिस तरह से एक साइफर वाला मामला था और किस अंदाज में अमेरिका के खिलाफ जो बातें होती रही वो सबके सामने है, किस तरह से खान साहब उस बयानिए को लेकर आगे चले, आज उनके साथ बातचीत की बात हो रही है। माजी में वो मोदी को भी कहते रहे कि आओ बात करें, लेकिन अपने लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं है नुसरत साहिबा। जी अपने लोग मुल्क को खोखला कर रहे हैं, अपने मुल्क को जिस जगह पे अपने लोगों ने जहाँ पे पहुंचा दिया, कुछ काम अदालतों पर भी रहने दे। मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मैं कहता हूँ कि दुनिया का ये वाहिद जहाद है करप्शन के खिलाफ जिसमें हरावल दस्ता भी करप्ट 3 लोगों पे मुश्तमिल है, दाएं बाएं भी सारे करप्ट लोग नजर आते हैं, और नारा क्या है करप्शन के खिलाफ जहाद टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि माजी को भूलकर आगे चलें, जब तक माजी के हिसार में रहेंगे आगे बात नहीं हो सकती। बात अगर मुस्तकबिल की है तो माजी को पीछे छोड़ना पड़ेगा, सोच को वसी करना पड़ेगा, जिद को पीछे छोड़नी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, मुझे शॉर्टली जो है वो वाइंड अप करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया सर आपका, नुसरत भाई साहब आपका, हारून रशीद साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। जबरदस्त पैनल आज मुझे ज्वाइन किया, चीजें खुलकर सामने आई। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।